दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सौरव गांगुली जी के बारे में। सौरव गांगुली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इसके अलावा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया BCCI के प्रेसिडेंट हैं। आजकल चर्चाओं में है, न्यूज़ में है, क्योंकि कार्डियक इश्यूज़ को लेकर इनकी चेस्ट में पेन रिपोर्ट किया गया, इनके डॉक्टर्स को उसके बारे में बताया गया और उसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पे, डॉक्टर्स के सुझाव पे इनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट भी कराया जा चुका है। लेकिन फ़िलहाल जो है खबर वो यही है कि इनकी जो तबीयत है अब वो कंट्रोल में है, स्थिति कंट्रोल में है डॉक्टर्स के, और अभी चिंता वाली कोई खास बात है नहीं। लेकिन फिर भी इनके फैंस जो हैं तमाम देश में, दुनिया में, उनकी तरफ से लगातार दुआएं आ रही हैं कि सौरव गांगुली की अच्छी सेहत के लिए। आज इनकी बायोग्राफी को हम डिस्कस करेंगे और इनकी बायोग्राफी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है, और ख़ास तौर पर अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, तो आपको ये बायोग्राफी बहुत कुछ नई बातें बता के जाएगी। साथ ही में आपको बड़ी पसंद भी आने वाली है, क्योंकि सौरव गांगुली का क्या महत्व रहा है इंडियन क्रिकेट में पिछले 2 दशक में। वो अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 2 दशक में इंडियन क्रिकेट के सबसे इम्पोर्टेंट नाम सौरव गांगुली हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ये जानने को मिलेगा इस बायोग्राफी में। शुरुआत करते हैं इनके जन्म से लेकर। कोलकाता में इनका जन्म हुआ, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर 8 जुलाई 1972 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम चांदीदास गांगुली था। बहुत अमीर आदमी थे चांदीदास गांगुली। ऐसा नहीं है, अमूमन तौर पे हम सुनते हैं क्रिकेटर्स की स्टोरी या किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी कि भाई उनके पिता गरीब थे या उनकी फैमिली बहुत पुअर थी। सौरव गांगुली के साथ ऐसा नहीं था। उनके पिता अच्छे अर्निंग्स थी उनकी, अच्छे अमीर आदमी थे, और बल्कि इसीलिए इनके पिता को और खुद सौरव गांगुली को महाराजा भी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जो इनका लाइफस्टाइल था वो बचपन से ही अच्छा मेंटेन्ड लाइफस्टाइल था। इनके फादर ने इस तरीके की अर्निंग्स की हुई थी, उनका खुद का पर्सनल लाइफस्टाइल था वो भी काफ़ी मेंटेन्ड था। तो लोग एक सरकाज़म के तौर पर या इनको एक जिसे कहते हैं ना सम्मान देने के लिए इनको महाराजा के नाम से भी बुलाते हैं। स्कूलिंग इन्होंने अपनी कलकत्ता से ही की। सेंट जेवियर स्कूल है कलकत्ता में, बहुत फेमस स्कूल है, वहाँ से इन्होंने स्कूलिंग करी। और जब ये स्कूल कर रहे थे तो स्कूल करते करते इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। जब स्कूलिंग करते हैं लोग तो फुटबॉल खेलते हैं, और मतलब स्कूल में बच्चे खेलते ही हैं, तो इन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। फुटबॉल खेलते खेलते धीरे धीरे ये क्रिकेट की तरफ बढ़े। कुछ MS धोनी जैसा ही किस्सा है। और MS धोनी को तो खैर उनके टीचर बुला के ले गए थे, यहाँ पर सौरव गांगुली को उनके भाई ने सजेस्ट किया कि आप जो है क्रिकेट खेलिए। और सौरव गांगुली अपने कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और ये सारे ऐसे एरियाज़ थे, सिक्किम, असम, जहाँ से कोई क्रिकेटर उन दिनों बन के नहीं आते थे। आज भी हालांकि आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में शायद असम के, उड़ीसा के या इन सारे क्षेत्रों के ईस्टर्न साइड के क्रिकेटर्स इतने नहीं हैं। लेकिन तब तो और भी हालात ख़राब थे, उन दिनों तो क्रिकेट का जिक्र भी नहीं होता था उस ज़माने में वहाँ पे उन एरियाज़ में। तो सौरव गांगुली कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि वहाँ पे क्रिकेट का इतना प्रचलन नहीं था, तो कोई सोचता भी नहीं था क्रिकेट को एज ए करियर के बारे में। लेकिन मैंने भी सिर्फ खेलना शुरू किया तो वो सिर्फ मेरा वो एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलने की इच्छा थी, वो मैं वैसे ही खेलता रहा। लेकिन फिर जब ये 15 साल के हुए तो अंडर 15 टीम जो बनी बंगाल की क्रिकेट टीम अंडर 15 में इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और बिहार के खिलाफ अपना डेब्यू किया। इसके बाद इनकी देखिए महाराजा वाले, मैंने जो किस्से की जिक्र किया कि इनको महाराजा कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक बार ये अंडर 15 क्रिकेट खेल रहे थे ऐसे ही बंगाल की टीम के लिए, और एक मैच में इनको जगह नहीं मिली थी, यानी कि ये उस मैच का हिस्सा प्लेइंग 11 का नहीं थे। तो बाहर बैठे थे, बेंच स्ट्रेंथ में थे, और ऐसे ही जब मैच चल रहा था तो बीच में इनको कहा गया ओवर्स के बीच में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कि आप जाइए ये पानी ले जाइए प्लेयर्स को और उनको पानी पिला दीजिए। तो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि देखिए भैया, मैं पानी पिलाने नहीं जाऊँगा, मैं खेलना चाहता हूँ, खेलने के लिए आया हूँ, पानी पिलाना मेरा काम नहीं है। तो हालांकि स्पोर्ट्समैनशिप के नज़रिए से देखा जाए तो डिसीजन इतना अच्छा नहीं है, सराहनीय नहीं है, लेकिन ये इस बात को एडमिट भी करते हैं आज की वो डिसीजन जो था इनका, वो कहीं ना कहीं इनके जिस तरीके का इनका लाइफस्टाइल रहा बचपन से और जो महाराजाओं वाला रौब था इनके अंदर, वो उसी का परिणाम था कि इस तरीके का इन्होंने वक्तव्य दिया जब इनसे पानी पिलाने के लिए कहा गया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अंडर 15 इन्होंने खेला, फिर 1992 के वर्ल्ड कप में, 1992 में जो वर्ल्ड कप चला था उसमें इनको डेब्यू करने का मौका मिल गया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ODI में। यानी कि जब ये 20 साल के थे तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था 1992 का ODI वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया 20 साल की उम्र में। और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ते चले गए इंडियन क्रिकेट टीम में, इनका थोड़ा सा और भी वैल्यू होती चली गई, क्योंकि ऑफ साइड। और इनके बारे में बहुत सबसे फेमस बात यह है कि आप अगर क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि ऑफ साइड का गॉड इनको कहा जाता था, गॉड ऑफ दी ऑफ साइड। क्रिकेट की दुनिया में 2 साइड होती हैं ग्राउंड में,
आप जिस तरह, वैसे तो पूरा सर्कल ग्राउंड होता है तो आप किसी भी तरफ रन बना सकते हैं, लेकिन सामने की अगर बात करूँ तो एक ऑफ साइड होती है और एक राइट साइड लेग साइड होती है। तो ऑफ साइड का गॉड इनको बोला जाता है क्रिकेट की दुनिया में। इनकी ऑफ साइड इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कवर ड्राइव मारते थे, ऊपर से ऑन ड्राइव मारते थे, खड़े खड़े बिल्कुल, और 6 रन बटोर दिए, इस तरीके से शॉट्स खेलते थे। तो ऑफ साइड का गॉड इनको कहा जाता था, और यही कारण रहा कि 1992 के डेब्यू के बाद से इनको लगातार मौका दिया जाने लगा टीम में, क्योंकि इनकी ऑफ साइड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना, एकदम से सबकी आंखें खुली रह जाती थी जब भी ऑफ साइड पे खेलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनको क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा। अब लोगों ने कहा कि यार सिर्फ ऑफ साइड से तो आप इनको प्लेयर नहीं मान सकते, तो इसलिए आपको इनकी लेग साइड भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, वरना ऑफ साइड के दम पे तो आप किसी भी खिलाड़ी को इंडिया में नहीं खिला सकते। और ये जो लेग साइड वाला डिबेट था, ये इन्होंने ख़त्म किया 1996 में। इनका टेस्ट डेब्यू हुआ इंग्लैंड के खिलाफ 1996 में, और उस टेस्ट डेब्यू के बाद से इनको थोड़ा ये माना जाने लगा कि यार इनको टेस्ट में ही खिलाओ, वनडे से बाहर रखो, क्योंकि ऑफ साइड का प्लेयर है, टेस्ट में खेलेगा, अच्छा रोक के खेलेगा और लंबा खेलेगा, फ़ायदा रहेगा। लेकिन 1997 अब ऐसा ईयर आया जिसे कहते हैं कि इनका ईयर ये अच्छा रहा क्रिकेट के नज़रिए से भी और इनकी पर्सनल लाइफ के नज़रिए से भी। क्रिकेट के नज़रिए से अच्छा ईयर ये रहा कि 1997 तक आते आते जब से इन्होंने टेस्ट खेला, ओडीआई खेले, जब इनको मौके मिलते रहे तो इन्होंने लेग साइड पर रन बनाने भी शुरू कर दी, 100 बनाते थे, 70 80 रनों की पारियां भी इन्होंने बहुत खेली। तो अब सबके दिमाग में हो चुका था कि ठीक है, ये प्लेयर अच्छा है और इसके ऊपर हमको इन्वेस्ट करना है। और सौरव गांगुली को फिर मौका दिया जाने लगा। 1997 में इन्होंने शादी कर ली सोना रॉय, जो अब बाबू गांगुली हो गई हैं, वो डोना गांगुली, माफ़ी चाहूँगा, डोना गांगुली से उन्होंने शादी करी 1997 में। और इस शादी का भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बताते हैं कि इनके माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे, और जब सौरव गांगुली ने घर पे जाके बताया कि मैंने इनसे शादी कर ली है, तो इनकी माँ काफ़ी नाराज़ हुई, पिताजी भी काफ़ी नाराज़ हुए। शुरुआत में इस रिश्ते को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर सौरव गांगुली ने डोना गांगुली से छुपकर कोर्ट मैरिज करी, और कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर माता पिता ने लास्ट में मंजूरी दी, और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ इनकी शादी करवाई गई। अब आया साल 1999 जिसमें वर्ल्ड कप भी हुआ। वर्ल्ड कप में सबसे पहली बार इनको ओपन करने का मौका दिया गया सचिन तेंदुलकर के साथ। तो वर्ल्ड कप जो था वो पूरी तरीके से इनके लिए टर्निंग पॉइंट था इनके करियर का। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद इनको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। जितने भी डिबेट थे इनकी ऑफ साइड लेग साइड को लेकर, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, इनके टेम्परामेंट को लेकर, जितनी भी सारी डिबेट्स थी वो इन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में ख़त्म कर दी। सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने का मौका मिला। 183 रन का पहला ही मैच में स्कोर बना दिया, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके अलावा विकेट भी लिए, बॉलिंग भी करते थे, राइट आर्म मीडियम थे, लेफ्ट आर्म, तो बॉलिंग भी करने लगे। और वो वर्ल्ड कप इनका इतना बेहतरीन रहा, इतना बेहतरीन वर्ल्ड कप रहा। और उस साल बल्कि 1999 में ही न्यूजीलैंड का एक टूर हुआ, उसमें भी इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और उसमें 5 मैच की ओडीआई सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ सौरव गांगुली को चुना गया। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें भी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ सौरव गांगुली को चुना गया। तो सौरव गांगुली के 1999 एक एस्टैब्लिशिंग ईयर था कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे छाप छोड़ दी थी इन्होंने अपनी, कि भाई सौरव गांगुली नाम का एक लड़का है जो इंडिया के लिए खेलता है और अब इस पर नज़र की जाएगी। फिर आया साल 2000। साल 2000 तक अब ये टीम में अपनी जगह तो पक्की कर चुके थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। साल 2000 में सचिन तेंदुलकर जो थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अब सचिन तेंदुलकर ने 2000 में अपनी कैप्टनशिप की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस दिए। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, साथ ही साथ उन दिनों स्पॉट फिक्सिंग का भी मामले काफ़ी चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने सेल्फ रेजिग्नेशन कर दिया, अपनी इच्छा से उन्होंने अपने पद को, कप्तानी के पद को त्याग दिया। और जैसे ही उन्होंने कप्तानी त्यागी तो सौरव गांगुली को ये कमान सौंपी गई। सन 2000 से लेकर सन 2005 तक सौरव गांगुली लगातार 5 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बने रहे। और ये ऐसा दौर था जिसकी वजह से आप कहेंगे कि सौरव गांगुली बने। सौरव गांगुली को आज भी लोग उनकी क्रिकेट के लिए कम और उनकी कैप्टनशिप के लिए ज़्यादा जानते हैं, उनकी बैटिंग के लिए